Namaskar, good evening, Sat Sri Akal, Adab to everyone who is here, who will be here at the Motherhood Club talk show knowledge series. We're talking about prostate cancer. A few days back, we understood as to how we can detect prostate cancer, and early detection can actually help cure it. Symptoms that look like a UTI or any other symptom like backache or frequent urination can be mistaken for something else. But as they say, prevention is better than cure. A very simple, easy to conduct test was spoken about called the PSA. It's just a blood test. Incorporate it in your routine health checkup, blood test every time you go for a blood test after the age of 45 or 50 in men. Well, sometimes things happen. And once we detect, then we need to cure it. We cannot leave it uncured. So today we are going to understand from Dr. Bansal about the optimal treatment for prostate cancer, which also will lead to preservation and quality of life. So, very warm welcome, Dr. Bansal, once again at the Motherhood Club Knowledge Series. And we are looking forward to understand more about the treatments that are available for prostate cancer and how we can treat it effectively and how quality life can be maintained post treatment. So, over to you. Good evening, Ekta, and good evening to all the listeners of Motherhood Club. And as usual, I'm very happy to be here and a part of this knowledge imparting series. So, this is the second of our lectures, the talk show on prostate cancer. We talked about early detection, and as Ekta said, that a simple blood test can save your lives. So, now, अब हमें मालूम है कि हमें कैंसर के लिए अपना टाइमली आई एम सॉरी फॉर माय बैड थ्रोट टुडे कि हमें अपना टाइमली चेकअप कराना है इनफैक्ट वी हैव टू गो फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स नाउ यू विल आस्क मी कि व्हाई डू वी नीड टू डू प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स एंड दैट आई एक्सप्लेन व्हेन आई एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट्स टू यू सो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोस्टेट कैंसर के भी और किसी कैंसर की तरह 4 स्टेजेस होती हैं स्टेज 1 इज द अर्लीस्ट स्टेज 2 इज सेकेंड स्टेज 3 इज थर्ड एंड स्टेज 4 इज द लास्ट स्टेज एंड फॉर्चुनेटली हम लोग प्रोस्टेट कैंसर को स्टेज 1 में बहुत आराम से पकड़ सकते हैं सो अगर हम इसको सिंपल ब्लड टेस्ट से हम इसको टाइमली पकड़ सकते हैं तो हमारे को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं नंबर 1 हमारी डिसीज 100% क्योर हो जाएगी जैसे हमने लास्ट मीटिंग में भी डिस्कस किया था कि कुछ पेशेंट्स को अगर उनका पीएसए बढ़ा हुआ आता है और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा नहीं होती तो हम उनको सिर्फ एक्टिव सर्वेलेंस में रखते हैं एक्टिव सर्वेलेंस का मतलब है या वॉचफुल वेटिंग में रखते हैं इसका मतलब क्या है कि एक्टिव सर्वेलेंस का मतलब है कि आप उनका सिर्फ पीएस से मॉनिटर करते रहते हो और अगर आपको लगता है कि पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल से ज्यादा नहीं है मतलब 10 साल कोई और हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट उतना टाइम नहीं जी पाएगा और प्रोस्टेट कैंसर अगर हो भी गया तो उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग कई बार सिर्फ एक्टिव सर्वेलेंस में रखते हैं और उस जिस टाइम पे उनको जरूरत होती है तब ट्रीटमेंट देते हैं इसी तरह एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं वॉचफुल वेटिंग मतलब आप उनका पीएसए और बाकी उनके सिम्टम्स को बहुत रेगुलरली मॉनिटर करते हो और आपको पता है कि अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे आप उनको ट्रीटमेंट दोगे ओके सो प्रोस्टेट कैंसर के भी काफी इसके जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें मेन मोडालिटी ट्रीटमेंट की है एक तो आप सर्जरी कर सकते हो आप रेडिएशन दे सकते हो रेडिएशन भी 2-3 तरह का होता है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी और हार्मोन ट्रीटमेंट भी दिया जाता है और एडवांस स्टेजेस में हम कीमोथेरेपी देते हैं इम्यूनोथेरेपी देते हैं या वैक्सीन का ट्रीटमेंट डेंड्रिटिक सेल थेरेपी भी दी जाती है तो अगर जितनी जल्दी आप डायग्नोज होगे उतना ट्रीटमेंट कम होगा उतने साइड इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट कम होंगे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कम होगा सर्वाइवल बेटर होगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होगा सो अगर हम स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 में हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं
पहला है एक्टिव सर्विलेंस, जो मैंने अभी आपसे बात करी थी। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है कि आप रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कर सकते हो। रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी का मतलब है कि प्रोस्टेट कैंसर को सर्जरी के द्वारा रिमूव किया जाता है। प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स और लिम्फ नोड डिसेक्शन किया जाता है, जिसमें उस डिसीज को रिमूव किया जाता है। और थर्ड ट्रीटमेंट होता है रेडिएशन का ट्रीटमेंट, विच इज एन एक्सरे बेस्ड ट्रीटमेंट। सो अगर आप स्टेज 1 में डायग्नोज हुए हो तो आपको हार्मोन ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। आप एक लोकल ट्रीटमेंट, सर्जरी या रेडिएशन से हम डिसीज को 100% क्योर कर सकते हैं। तो जब भी किसी पेशेंट की बैच से रिपोर्ट आती है तो हम उसके ऊपर कुछ पैरामीटर्स को देखते हैं। जैसे एक उसमें देखा जाता है कि उसका ग्रेड कितना है। उसमें एक चीज होता है कि वो वेल डिफरेंशिएटेड है, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड है या पुअरली डिफरेंशिएटेड है। एक चीज उसमें हम देखते हैं कि उसका ग्लीसन स्कोर कितना है। ग्लीसन स्कोर का मतलब कि उसकी वैल्यू 6 है, 7 है, 8 है, 9 है कि 10 है। 10 हाईएस्ट होता है, 10 में प्रोग्नोसिस हमारा थोड़ा पुअर होता है, 5 या 6 में ऑफकोर्स प्रोग्नोसिस बेटर होता है। सो दूसरी चीज, जब हम प्रोस्टेट की बायोप्सी करते हैं तो इट्स नॉट अ सिंपल बायोप्सी। उसमें आपको ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड के थ्रू, मतलब टॉयलेट के पैसेज के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के प्रोब के थ्रू हमें मिनिमम 12 कोर बायोप्सीज करनी चाहिए। मतलब सिर्फ एक पीस लेने की बजाय आप उसके 12 या 16 कोर लेते हो, और ट्रांस पेरिनियल बायोप्सी भी बोला जाता है। और उन सारे कोर्स में फिर ये देखा जाता है कि उसका कितना ग्लीसन स्कोर था, कितने परसेंट कोर्स में ट्यूमर पॉजिटिव था, कितने लेंथ ऑफ ट्यूमर इन्वॉल्व था, उनमें कोई और बैड फीचर्स तो नहीं थे। जैसे ट्यूमर जो है वो वहाँ के लिम्फ वेसल्स के अंदर, नर्व्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर तो नहीं चला गया, उसका ग्रेड क्या है। और उन सब के हिसाब से एक रिस्क कैलकुलेट किया जाता है कि वेदर द पेशेंट फॉल्स इन अ लो रिस्क कैटेगरी, इंटर वेरी लो रिस्क, लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क और हाई रिस्क। उनके हिसाब से फिर फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। और बायोप्सी के साथ में जो हमारा मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई होता है, उसकी रिपोर्ट्स, पीएसए की रिपोर्ट, पीएसए वेलोसिटी, उन सब चीजों को देख के ट्रीटमेंट डिसीजन किया जाता है। और एडवांस स्टेजेस में हम लोग बोन स्कैन या पेट स्कैन, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एक पेट स्कैन होता है, एक होल बॉडी पेट सीटी स्कैन होता है, और एक पीएसएम में पेट स्कैन होता है। पीएसएम में पेट स्कैन का मतलब है प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन। तो वो एक दवाई ऐसी दी जाती है जो प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स में ही वो पिकअप होगा। तो उन सारे जो हमारे टेस्ट हैं, बायोप्सी की रिपोर्ट है, पीएसए वेलोसिटी है, एमआरआई, पेट स्कैन, उन सबकी फाइंडिंग्स के हिसाब से, और पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज क्या है, मतलब उनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियक इशू तो नहीं है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, उन सब के हिसाब से फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसीजन होता है। सो दिस इज इन अ नटशेल, मतलब मैंने बहुत शॉर्ट में ट्रीटमेंट को समराइज करने की कोशिश की है। सो अगर पेशेंट लो रिस्क में है, लो रिस्क कैटेगरी में है, वो डिपेंड करता है कि आपका ग्लीसन स्कोर कितना है, आपका पीएसए कितना है, ट्यूमर का स्टेज कौन सी है, टी स्टेज कौन सी है। तो लो रिस्क कैटेगरी में सिर्फ सर्जरी या सिर्फ रेडिएशन का ट्रीटमेंट सफिशिएंट होता है। सो एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है, रेडिएशन की भी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। एक एक्सटर्नल रेडिएशन होता है जिसमें एक्सरे के द्वारा कैंसर को ट्रीट किया जाता है, एक्सरे के थ्रू। और एक और ट्रीटमेंट होता है जिसको ब्रेकी थेरेपी बोला जाता है। ब्रेकी मतलब नियर, थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट। तो उसमें एनेस्थीसिया के अंडर कुछ नीडल्स डाली जाती हैं प्रोस्टेट के अंदर, और उन नीडल्स के थ्रू, रेडियो एक्टिव सोर्स के थ्रू ट्यूमर सेल्स को वहीं पे खत्म किया जाता है। सो ब्रेकीथेरेपी इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। और इसी तरह रेडिएशन का जो हमारा ट्रीटमेंट है, अगर आप जितना अर्ली स्टेज में डायग्नोस होंगे, जितना आपका ग्लीसन स्कोर कम होगा, तो रूटीन में अगर हमें प्रोस्टेट के पेशेंट्स को 35 या 40 सिटिंग्स ऑफ रेडिएशन देना पड़ता है, तो हमारे पास एक 5 सिटिंग्स का या 6 सिटिंग्स का भी रेडिएशन का ट्रीटमेंट होता है, जिसको स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी बोला जाता है। उसमें आप ये सोचिए कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो दूर के कंट्रीज से आते हैं। वो सैटरडे इवनिंग हमारे पास आते हैं, मंडे को हम उनका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, बाय द वीकेंड दे फिनिश देयर ट्रीटमेंट एंड दे कैन फ्लाई बैक।
सो जितनी अर्ली डिसीज होगी, उतना कम ट्रीटमेंट, उतनी टॉक्सिसिटी कम, उतने रिजल्ट्स बेटर, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, सर्वाइवल बेटर होता है। प्रोस्टेट कैंसर की वजह से डेथ होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सो जो लोग रूटीन में पीएसए स्क्रीनिंग कराते हैं, मेरे पास, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये जो एसबीआरटी ट्रीटमेंट की मैंने बात की, इंडियन पेशेंट्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि इंडियन पेशेंट्स अपना रूटीन में स्क्रीनिंग नहीं कराते। हमारे पास बाहर के कंट्रीज से पीएसए डिटेक्टेड, क्लीन डिटेक्टेड प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स आते हैं, जो हमसे ट्रीटमेंट कराते हैं। 10 डेज का उनका यहाँ पे स्टे होता है, ट्रीटमेंट लेते हैं और वापस चले जाते हैं। और हम लोग अपने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, बिकॉज पेशेंट्स डोंट गो फॉर देयर ट्रीटमेंट। सो जितना जल्दी डिटेक्ट होगा उतना कम रेडिएशन, उतने सर्जरी के एफिकेसी ज्यादा, सर्जरी के बाद डिसीज रिकरेंस का चांस कम होता है कि बीमारी वापस आ जाएगी, उसका चांस कम होगा। उतना ही आपको बाद में हार्मोन ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी लेने के रिक्वायरमेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। सो हमने बात करी थी लो रिस्क के बारे में। फिर जी। इस तरह एक और चीज होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट रिस्क। दिस इज फॉर लोकली कन्फाइंड प्रोस्टेट कैंसर, मतलब जिनके डिसीज प्रोस्टेट कैंसर तक ही सीमित है, प्रोस्टेट तक ही सीमित है। तो प्रोस्टेट कैंसर होता है इसलिए क्योंकि जो मेल हार्मोन है हमारा, वो ज्यादा बनता है। सो वो हमारा हार्मोन कहाँ कहाँ पर बनता है? वो हमारा बनता है प्रोस्टेट में, वो बनता है टेस्टिकल्स में, और वो बनता है एड्रिनल ग्लैंड में। तो हमें ऐसा ट्रीटमेंट देना है जो सब जगह पे काम करे। तो सबसे ज्यादा जो हार्मोन बनता है वो प्रोस्टेट के अंदर बनता है। तो इसीलिए उसको लोकल, या तो आप सर्जरी से प्रोस्टेट को रिमूव कर दो, या रेडिएशन से प्रोस्टेट कैंसर की सेल्स की फंक्शनिंग खत्म कर दो, तो ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो जाता है। एडवांस स्टेजेस में हमको सब जगह से हार्मोन बनना बंद करना पड़ता है, तो उसमें हमको टेस्टिकल रिमूव करने पड़ते हैं, या तो उसकी वजह से, जैसे फीमेल्स को मेनोपॉजल साइड इफेक्ट्स होते हैं, उस तरह मेल को टेस्टिकुलर रिमूवल के बाद अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उनका, सो अगर आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होगे तो टेस्टिकल्स को रिमूव करने की या दवाइयों के द्वारा टेस्टिकल्स के फंक्शन को कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको मेडिकल कैस्ट्रेशन बोला जाता है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपका लो रिस्क है तो सिर्फ रेडिएशन या रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी वुड बी गुड इनफ ट्रीटमेंट्स। अगर आपका इंटरमीडिएट रिस्क है तो उस उन पेशेंट्स में हम या तो उनको सर्जरी के लिए भेजते हैं, या हम हार्मोन का इंजेक्शन, हार्मोन का एक इंजेक्शन होता है, एंटी हार्मोन इंजेक्शन होते हैं, जैसे जोलाडेक्स, ल्यूप्रोलाइड, डेजारेलिक्स, इस तरह की अलग अलग दवाइयां हैं। वो हम देते हैं, और इंजेक्शन के बाद 4 से 6 हफ्ते के बाद जब प्रोस्टेट का साइज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, उस टाइम पर रेडिएशन देते हैं, ताकि पेशेंट को रेडिएशन इंड्यूस्ड साइड इफेक्ट्स कम हो, और टॉक्सिसिटी, लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी पेशेंट को कम हो। और उसके बाद 6 महीने, मतलब 1 या 2 इंजेक्शंस और हार्मोन के दिए जाते हैं, दैट इज इनफ टू कंट्रोल योर। बट अगर आप हाई रिस्क में हो जाते हो, तो हाई रिस्क में सर्जरी के बाद, अगर हम सर्जरी करते हैं तो उसके बाद रेडिएशन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई रिस्क के केसेस में जो हमको हार्मोन का इंजेक्शन देना पड़ता है, अब वो हमको 2 से 3 साल तक देना पड़ता है। और इसी तरह हम रेडिएशन से पहले 2 या 3 महीने हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं, ताकि प्रोस्टेट का साइज कम हो जाए, बीमारी आगे बढ़ने से रुक जाए। उसके बाद हम रेडिएशन का ट्रीटमेंट देते हैं, और उसके बाद पेशेंट को 2 या 3 साल तक हार्मोन का इंजेक्शन देना पड़ता है, और उसके बाद रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। और अगर डिसीज वापस आती है, जब भी वापस आती है, तो अगर किसी की सर्जरी हुई है, लोकलाइज डिसीज है, तो कई बार उनको हमको उस टाइम पे रेडिएशन देना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन कितनी डिसीज वापस आई है, और उस टाइम पे हमें हार्मोन का इंजेक्शन आगे ऐड करना पड़ता है। सो अगर आपकी एडवांस डिसीज है, लोकली एडवांस्ड है, तो उसमें हमें पहले हार्मोन देके फिर हम रेडिएशन देते हैं। अगर एडवांस डिसीज है लेकिन बोन्स वगैरह में नहीं गई है अभी, तो भी हम पहले हार्मोन ट्रीटमेंट देते हैं। कभी कुछ कुछ रोल आ रहा है कि आप कीमोथेरेपी पहले देके ट्यूमर को छोटा करो और फिर रेडिएशन दो। बट अगर स्टेज 4 हो जाता है तो हमें सारे ट्रीटमेंट्स को कंबाइन करना पड़ता है, और क्योर रेट्स
बहुत कम हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हार्मोन का ट्रीटमेंट मेन ट्रीटमेंट हो जाता है। रेडिएशन पेन रिलीफ के लिए किया जाता है। और जब डिसीज एडवांस्ड होती है तो आपको कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी इन सारे ट्रीटमेंट्स को भी ऐड करना पड़ता है। और फिर क्योर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और रेडिएशन और सर्जरी सबके साइड इफेक्ट्स, अब हार्मोन ट्रीटमेंट उन सबके अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप टाइमली अपना चेकअप कराएं, ताकि टाइम पे हम आपकी डिसीज को कंट्रोल कर सकें, कम से कम ट्रीटमेंट में, कम कॉस्ट में, और ज्यादा टाइम आपकी लाइफ को भी बढ़ा सकें और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रिजर्व कर सकें। एब्सोल्युटली। आपने मेंशन किया कि ज़्यादातर आपके पास आउटसाइड इंडिया के पेशेंट्स आते हैं। तो एनी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट यू कैन शेयर कि जब इंडियन मेन आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, एट व्हाट स्टेज डू दे जनरली कम? सो ये मैं बोलूंगी कि ये डिपेंड करता है कि हमारे पास एजुकेटेड पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं कि नॉन एजुकेटेड ज्यादा आ रहे हैं। अगर जैसे जो एजुकेटेड लोग हैं जो रूटीन में अपना स्क्रीनिंग, आजकल काफी मेल्स जैसे फीमेल्स आर गोइंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, उसी तरह इंडिया में भी मेल्स हैव आल्सो स्टार्टेड गोइंग फॉर पीएसए स्क्रीनिंग, एंड नाउ इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द रूटीन स्क्रीनिंग पैकेजेस, हेल्थ पैकेजेस का पार्ट हो गया है। तो उसकी वजह से काफी सारे पेशेंट्स आजकल हमारे पास अर्ली डिसीज में भी आते हैं, बट एज आई सेड स्टेज 1 वाले कैंसर्स हमारे पास थोड़े कम होते हैं। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से सेंटर में काम कर रहे हो। जैसे हाई प्रोफाइल सेंटर्स में आपके पास अर्ली डिटेक्टेड पेशेंट्स थोड़े ज्यादा होते हैं, रूरल एरियाज में। बट मेजोरिटी में फिर भी बोलूंगी कि हमारे पास मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स मेटास्टेटिक या लोकली एडवांस्ड आते हैं। कम पेशेंट्स हैं जो हमारे पास अर्ली स्टेज में आते हैं, जो कि इजीली आ सकते हैं। जैसे इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड वेरी गुड मोडालिटी टू डिटेक्ट कैंसर। जैसे मैंने कहा था कि पीएसए को हम 4 की वैल्यू पे पकड़ सकते हैं, उसके बावजूद हमारे पास 50, 100, 3000, 4000 पीएसए की वैल्यूज लेके पेशेंट्स आते हैं, विच इज वेरी ट्रेजिक एंड विच इज वेरी पेनफुल टू सी देम दैट वे। Absolutely. So I think it's very clear that before you even think about a treatment, prevention is better, which means we need to regularly get ourselves tested because जितना आप delay करेंगे, उतनी ही problems आपकी बढ़ती हैं, whether it is financially, whether it is about the treatment, the discomfort that you go through. And I think what is important is to be aware that there is a simple test that can actually prevent you from going through that whole process of pain, discomfort, surgery, and so much treatment and agony that you would go through. Rather, get a routine PSA test done on a regular basis and prevent it as far as you can. Uh, there is something called as a proton therapy. What is that? We talked about radiation treatment for prostate cancer. रेडिएशन ट्रीटमेंट देने के लिए रेडिएशन ट्रीटमेंट देने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज होती हैं, डिफरेंट मशीन्स होती हैं। एक मशीन होती है जिसको कोबाल्ट मशीन बोला जाता है, जो कि अब काफी आउटडेटेड हो गई है। इट्स इन गवर्नमेंट सेटअप्स ओनली, वहां से भी अब फेज आउट हो रही है, क्योंकि उसमें उतना हम पेशेंट को उतनी हाई डोज नहीं दे पाते जो ट्यूमर को कंट्रोल करने के लिए चाहिए, और उसमें साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। इसी तरह एक और मशीन होती है जिसको लीनियर एक्सेलरेटर बोला जाता है। लीनियर एक्सेलरेटर में हाई एनर्जीज एक्सरेज के थ्रू रेडिएशन दिया जाता है। और इसी तरह एक और मशीन होती है जिसको प्रोटोन ट्रीटमेंट बोला जाता है। तो उसमें प्रोटॉन्स के थ्रू, जैसे हमारे एक सेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, और ये इसी तरह प्रोटॉन्स के थ्रू पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो उसका थोड़ा सा एडवांटेज है फॉर प्रोस्टेट कैंसर, बिकॉज जो प्रोटॉन की मशीन है उसमें कॉस्ट उसमें ट्रीटमेंट का काफी ज्यादा है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे जब हम प्रोस्टेट जो है हमारा, वो हमारा ब्लैडर की नेक के नीचे बैठा होता है। जहाँ पे हमारा ब्लैडर खत्म होता है उसके उसके आसपास एक ग्लैंड होता है।
तो जब हम प्रोस्टेट में रेडिएशन देते हैं तो ट्यूब को खत्म करने के लिए कुछ रेडिएशन आगे ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में, और कुछ रेडिएशन हमारा पीछे रेक्टम में, जो कि टॉयलेट का पैसेज है, वहां पर जाता है, और आसपास के हिप बोन्स में भी रेडिएशन जाता है। तो अगर हम प्रोटोन के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं, सो ट्यूमर का कंट्रोल रेट फोटोन्स में और प्रोटॉन में, दोनों में बराबर ही होता है, लेकिन जो साइड इफेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स, वो प्रोटॉन्स के थ्रू थोड़े कम होते हैं, क्योंकि उसमें जो एग्जिट डोज रेडिएशन की जाती है, जो रेडिएशन की बीम अगर कहीं से एंटर कर रही है तो वो कहीं से निकलेगी भी, तो उसको हम एग्जिट डोज बोलते हैं। सो वो एग्जिट डोज हमारा रेक्टम और ब्लैडर के ऊपर कम होता है, तो उसकी वजह से बाद में लेट रेक्टल ब्लीडिंग या लेट यूरिनरी ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं। सो और जो प्रोस्टेट कैंसर है वो स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, सो उन पेशेंट्स में थोड़ा सा प्रोटोन का ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव है, बट वी डू वेरी इफेक्टिव। आजकल हमारे पास फोटोन्स के थ्रू भी बहुत इफेक्टिव मोडालिटीज हैं टू ट्रीट प्रोस्टेट कैंसर, और हम लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटीज को बहुत अच्छे से प्रिवेंट कर पाते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे आईजीआरटी है, आईएमआरटी है, आईजीआरटी, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम प्रोस्टेट कैंसर में नॉर्मल टिश्यू प्रोटेक्शन बहुत अच्छा कर पाते हैं। सो प्रोटोन की जो फैसिलिटी है वो अभी इंडिया में सिर्फ अपोलो चिटनी में है, और कहीं पे अभी नहीं है, अभी एक दो सेंटर्स और आएंगे, बट इट्स अ ह्यूज कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट एज कंपेयर टू द फोटोन ट्रीटमेंट। फोटोन की फैसिलिटी ऑलमोस्ट हर शहर में है आजकल, लीनर एक्सेलरेटर्स हर छोटे बड़े शहर में है, तो हम आराम से वहाँ पे ट्रीटमेंट करा सकते हैं, और रिजल्ट्स इक्वली इफेक्टिव हैं। सो इट्स अ गुड ट्रीटमेंट, बोथ आर इक्वली इफेक्टिव, बट लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी थोड़ा सा प्रोटोन में कम। So, I think to sum it up, what I have understood is that what is important is that we prevent it, firstly. Second, if the disease happens, then the treatment is basis the staging that one is at, whether it is mild, it is intermediate, or it is high. Accordingly, the requisite treatment is provided, be it surgery, radiation, chemotherapy, photon treatment, or proton treatment. But I think, Dr. Bansal, what we understand from you is that the most important thing is that we do a preventive health checkup. Yes. And I think that is not just relevant for prostate cancer, but that is pretty much relevant for, I think, any kind of cancer. If we are regular in our health checkup, be it breast cancer, cervix, prostate, and any other kinds, why go through that ordeal of pain for yourself, for your family, emotionally, mentally, financially, in any and every way? सो डॉक्टर बंसल, आपने बात की कि लाइफ कैन बी क्वालिटी लाइफ पोस्ट द ट्रीटमेंट. सो पोस्ट ट्रीटमेंट, is there a recurrence that can happen? If so, what needs to be done to avoid the recurrence, and how can one then lead a normal life post the treatment is done? सो एज आई सेड कि रिकरेंस का जो रिस्क है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेज यू हैव रिसीव्ड। सो जितना अर्ली स्टेज में आप डायग्नोस होंगे, उतना आपका प्रोस्टेट कैंसर की वजह से लाइफ जाने का खतरा बहुत कम होगा। तो स्टेज 4 में डेफिनेटली रिकरेंस का चांस बहुत हाई है। स्टेज 1 में ऑफ कोर्स प्रोस्टेट कैंसर से क्योर होने का रेट बहुत हाई है। तो अगर आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होती हो तो उसमें हो सकता है कि एक बार आपने ट्रीटमेंट लिया, मान लीजिए आपने रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कराई या आपने रेडिएशन का ट्रीटमेंट लिया, तो आपको कुछ भी और ट्रीटमेंट की लाइफ में जरूरत ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकेंड स्टेज में डायग्नोस होते हो या हाई रिस्क में डायग्नोस होते हो, तो उसमें डिसीज के वापस आने का चांस काफी हाई रहता है। और जैसे मैंने बोला कि काफी सारे पेशेंट्स जब एक बार ठीक हो जाते हैं, वो कई बार अपना ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने किसी पेशेंट को बोला है कि आपको हार्मोन का इंजेक्शन 2 साल लगवाना है या 3 साल लगवाना है, तो पेशेंट्स छोड़ देते हैं, या वो अपना रेगुलर चेकअप के लिए नहीं जाते हैं। तो अगर वो रेगुलर, जैसे हम पहले अगर पीएसए स्क्रीनिंग करके प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, सो उसी तरह
ट्रीटमेंट होने के बाद भी अगर हम रेगुलर अपना पीएसए स्क्रीनिंग करते रहेंगे और डॉक्टर के पास अपना रेगुलर चेकअप के लिए जाते रहेंगे, तो अगर रिकरेंस हो रहा होगा तो भी हम पेशेंट को ट्रीट कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट का रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी हुआ और उसके बाद उनकी पीएसए की वैल्यू बहुत नीचे चली गई, मान लीजिए 0.008 आ गई, मान लीजिए, ठीक है, और आप रेगुलर पीएसए कर रहे हो और उसके बाद अगर पीएसए आपका बढ़ने लगा, तो हम रिकमेंड करते हैं कि रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी के बाद अगर आपका पीएसए फिर से बढ़ रहा है तो 0.02, आप ये सोचिए 4 हम नॉर्मल वैल्यू मानते हैं अगर किसी का डायग्नोज होता है तो, बट रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी के बाद अगर आपका पीएसए फिर से बढ़ने लगा और 0.02 की वैल्यू के आसपास आता है, तो हम उसी टाइम पे अगर हम रेडिएशन दे देते हैं तो आपका फिर भी क्योर हो सकती है और उस टाइम पे जरूरी नहीं है आपको हार्मोन के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े। बट अगर आपने रेगुलर पीएसए नहीं अपना मॉनिटर कराया और आपका पीएसए बढ़ गया, तो हमें नहीं पता कि वो डिसीज सिर्फ प्रोस्टेट बेड में आएगी, लिम्फ नोड्स में आएगी, बोन्स में आएगी, कि कहीं और आएगी। तो अगर आपका एक बार मेटास्टेटिक हो गया, मतलब बोन्स में चला गया या लिवर में चला गया या लंग्स में चला गया या एक्सटेंसिव लिम्फ नोडल डिसीज है, तो उसमें क्योर के चांसेस और रिकरेंस के चांसेस कम होते हैं। दूसरी बात, जितना जल्दी आपका डिटेक्ट होता है उतना ग्लीसन स्कोर कम होता है, और जितना ग्लीसन स्कोर कम होता है उतने ही क्योर के चांसेस बेटर होते हैं। तो जैसे ग्लीसन स्कोर है, हम बोलते हैं कि 3+4 7 इज बेटर देन 4+3, मतलब ये कुछ कैलकुलेशंस होते हैं इस तरह से। तो अगर आप स्टेज 4 में ही डायग्नोज हुए हो, तो आपका जो हार्मोन ट्रीटमेंट है उसका इफेक्टिव, वो कितने टाइम तक इफेक्टिव होगा, वो वाला चांस आपका खत्म हो जाएगा। सो अगर आपने मान लीजिए हार्मोन की दवाई ली या हार्मोन का इंजेक्शन लिया, तो वो कुछ टाइम तक काम करेगा, उसके बाद आप हार्मोन रिफ्रैक्टरी हो जाओगे। हार्मोन रिफ्रैक्टरी का मतलब है कि वो हार्मोन आपके ऊपर, हार्मोन के जो इंजेक्शन हैं या दवाइयां हैं, वो काम करना बंद कर देंगी। तो उस टाइम पे आपको ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ेगा या आपको कीमोथेरेपी पे जाना पड़ेगा। और वो जो हम कीमोथेरेपी देंगे, इट माइट वर्क, माइट नॉट वर्क, एंड इवन इफ इट वर्क, इट विल वर्क फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन। और जैसे जैसे हम सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट पे या थर्ड लाइन ट्रीटमेंट पे जाते हैं, सो हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ता है, इफेक्टिविटी ऑफ ट्रीटमेंट कम होता है, ड्यूरेशन ऑफ रिस्पॉन्स टू दैट ट्रीटमेंट वो कम होता है, सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं, और जितने हम ज्यादा ट्रीटमेंट लेते हैं उनकी टॉक्सिसिटी से हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्सन होता है। तो इसलिए किसी भी कैंसर में फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 3 रीजंस। वन इज, इट टेल्स यू वेदर योर डिसीज इज कंट्रोल्ड और नॉट। तो अगर आपकी डिसीज कंट्रोल है तो यू कैन बी मेंटली एट पीस एंड यू कैन लीड अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। दूसरी बात, आपकी डिसीज वापस तो नहीं आ रही, अगर वापस आ रही है तो किस जगह पे आ रही है, जितनी जल्दी डिटेक्ट होगा उतना सिंगल मोडालिटी से काम चल जाएगा, उतना कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट की जरूरत कम पड़ेगी, उतना कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा। तीसरा फायदा फॉलोअप का ये होता है कि जो ट्रीटमेंट इंड्यूस्ड साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हम मैनेज कर पाते हैं। जैसे हार्मोन के ट्रीटमेंट्स होते हैं, उनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे जो हार्मोन के इंजेक्शन हम देते हैं उससे थोड़े मूड चेंजेस होते हैं, थोड़ा कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी होती है, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड होता है, तो आपको कार्डियक प्रॉब्लम्स या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, थोड़े मूड चेंजेस होते हैं, बोन स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है। तो अगर आप फॉलोअप के लिए आते हो तो हम ये वाले जो साइड इफेक्ट्स फ्रॉम ट्रीटमेंट हो रहे हैं उनको मॉनिटर कर पाते हैं, तो आपको कोई और कोमॉर्बिडिटी ट्रीटमेंट की वजह से ना हो। जैसे मान लीजिए कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो रही है या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो हम उन चीजों को भी इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। सो इन अ वे वी आर मैनेज, वी आर एबल टू मैनेज द पर्सन एज अ होल। उनका उनका हम पूरा ध्यान रख पाते हैं, नॉट एज अ बॉडी पार्ट कि हम सिर्फ प्रोस्टेट को देख रहे हैं। देन वी कैन टेल यू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, हम आपको जो लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटीज हैं उनको प्रिवेंट कर पाते हैं। और अगर आपकी किसी ट्रीटमेंट की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है तो उस ट्रीटमेंट को हम चेंज कर पाते हैं। एंड एक और जो चीज होती है कि पेशेंट फील्स लव्ड, पेशेंट नोज की आई एम बीइंग लुक्ड आफ्टर। अगर आप उनको छोड़ देते हो तो उनको लगता है कि मेरी कोई केयर ही नहीं हो रही, एंड तो दैट इज ऑल्सो नॉट
वेरी गुड थिंग टू हैपन. सो शुरू-शुरू में हम 3-3 महीने में फ़ॉलो-अप्स के लिए बुलाते हैं, वन्स इन 3 मंथ्स. फिर हम 4 मंथ्स में बुलाते हैं या फिर 6 मंथ्स में बुलाते हैं और फिर ईयरली बुलाते हैं. सो जैसे-जैसे आपका बीमारी के ट्रीटमेंट के बाद आपका टाइम बढ़ता है, तो उतना फ़ॉलो-अप्स का टाइम भी बढ़ जाता है, इन्वेस्टिगेशंस भी आपकी कम होती हैं और you are able to go back in the society and work what you wanted to do. You are able to lead a normal life. So that's why I tell all my cancer patients, please don't leave your follow-ups. Follow-ups are as important as the treatment because they can detect early recurrence, improve your quality of life, and makes you feel a lot better. Yeah. Absolutely. I agree. So I think prevention, treatment, and post treatment follow ups. These three things we all need to be very clear that we need to follow this process. And as one says, that if you follow the process, you never go wrong. कि जितने भी वेरिएबल्स आते हैं बीच में आप उसको मैनेज कर पाते हैं तो हेल्थ हो या वेल्थ हो प्रोसेस फोकस्ड रहेंगे तो आप अपने जो रिजल्ट्स हैं जो गोल्स हैं उसको अचीव कर पाएंगे एंड इस केस में आप क्योर हो जाएंगे सो प्लीज बी फोकस्ड and over these two sessions we've tried to create awareness about prostate cancer. Ladies who are there in the group, please apprise your spouses, your fathers, father-in-laws, whoever is above the age of 50 to get their test done. And as we had mentioned last time, even if a few of you go and get your PSA test done, we will feel that these sessions have had a positive impact. And please share the knowledge with others. Care for your loved one. Be a secret Santa to your friends who you know, and share this knowledge with them because this is not something that you're reading out of Google. This is coming from someone who has experience, who is the relevant doctor, treating doctor, and has patients who she sees day in and day out suffer, get cured, who come for follow up, who even share their emotional turmoil that they go through. So please, in order to live a quality life for yourself and for your loved ones, be aware. Only then will you be prepared and will you be able to prevent all that the toxicity that our body goes through. And और अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, हमें डरना नहीं है, हमें उसका इलाज करवाना है. साइंस एक इज एक चीज़ और कहना मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि फॉर प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स सेक्सुअल फंक्शन प्रिजर्वेशन इज़ आल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. सो अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा जो आई मीन वी रेयरली डिस्कस दैट इशू बट दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू. So sexual function preservation is also better in patients who get diagnosed early, and we have modalities to prevent the toxicity from treatment because of that function. So we are हमारे पास radiation की भी techniques हैं जिनसे कि हम potency और erectile dysfunction वगैरह को prevent कर पाते हैं. So that is also a very very important aspect. So that's why it's important to get diagnosed early and take the treatment early because then quality of life between husband and wife is also better. So that is a very important aspect. Yes. बिल्कुल आपने ठीक कहा. If a woman feels pained because of a breast removal or removal of the uterus or the ovaries, men would feel that emotional drain if the prostate gland is removed. There are many other kinds of cancer that can happen to men, be it prostate or testicle cancer also, and that can impact their overall well being. So we need to be cautious, we need to be aware, and we need to spend some time with ourselves to know what is important and prioritize our health. As it is, we all know that for the last 1.5 years, we have been juggling with health scares. Why add more to ourselves? So, thank you so much, Dr. Bansal, for
giving this insightful information about how we can prevent prostate cancer, how we can treat it, and how we can have quality life post the treatment. And I hope that many of us would benefit from this conversation and would urge our spouses to get their PSA test done. So thank you so much, Dr. Bansal, and we will soon discuss about the next kind of awareness with Dr. Bansal, and we'll share the details. Till then, thank you so much. Very happy New Year to you in advance, Dr. Bansal, and for always supporting Motherhood Club. Thank you so much. And thank you, Ekta, for having me here. And I'm just hoping that these sessions are of some help to the audience and they're taking some proactive steps to take care. So I want all of you to please shower some love to us by attending to these sessions, giving your feedback, letting me know what else do you want from us, how we can make this show even better, and what else, what health information we should bring you. So if the members of the Motherhood Club could write down to Ekta or in the Motherhood Club and tell which cancer they would like to hear about, then I think we would be more happy. And please give your comments and let us know how we can do better. And if any one of you is getting the test done or getting lifestyle modifications because of these health talks, please let us know and do share this information with your friends. As Ekta said, be a secret Santa. And नॉलेज इम्पार्टिंग वुड, अगर आपके एक शेयर से किसी एक पेशेंट की लाइफ बचती है या उनका जल्दी डिटेक्ट हो जाता है या उनका कैंसर होने से बच जाता है, सो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड जॉब. So thanks everyone for listening to me and for Ekta for bringing me here to this wonderful family of Motherhood Club. Thank you so much. And happy New Year to Absolutely. all of you. And I hope all of you enter the new year with a good vigor, with a good health. And आप और आपके परिवार में सब लोग खुश रहें, healthy रहें, prosperous रहें. That is what I want for all of you. Thank you. बिल्कुल and disease free रहे. Yes. So, thank you everyone who joined us or who would watch this conversation at a later point in time. If you haven't been able to hear it today, perhaps a newer resolution to take care of your health and a resolution that you would live by, and not just because you have to tell someone that I made a resolution to take care of my health. So, thank you everyone, and do remember to join us tomorrow at 5 p.m., where an amazing lady who's doing some amazing work for people who are differently abled will be there to share her journey as to how she is working towards life of inclusiveness. So please join us tomorrow at 5 p.m. Till then, stay safe, take care. This is Ekta Sehgal Malhotra, founder and chief strategy officer, Motherhood Club, signing off for tonight. Take care, everyone. And mask Bye. पहनना मत भूलिएगा. Bye bye. Bye. Bye.